हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम प्रीलिम्स के ज्योग्राफी के सवालों का डिस्कशन करेंगे। अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि आपका पर्माकल्चर डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ होता है इज टू मार्क द कीवर्ड्स। तो अगर हम कीवर्ड्स मार्क करने की कोशिश करें, पहला ऑप्शन से इज पर्माकल्चर डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस बट केमिकल कन्वेंशनल फार्मिंग जो है, रादर कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है, इसमें मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रिडोमिनेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोनोकल्चर क्या होता है। तो मोनोकल्चर इज मोर लाइक एक ही तरह की क्रॉप को आप बार बार जो है उगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन कहता है पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये नहीं कह रहे कि पर्माकल्चर में जो है मोनोकल्चर होता ही नहीं है। ऑल इट्स ट्राइंग टू से इज कि पर्माकल्चर जो है डिस्करेज करता है मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस को। तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखिए, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के लिए वो कह रहे हैं यहां पे मोनोकल्चर जो है प्रिडोमिनेंट है। नाउ इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, इट डजंट से कि हमेशा ही वहां पे मोनोकल्चर होता है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस हर साल आपके पेपर में आते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, इट सेज कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। Now it doesn't say कि conventional chemical farming always causes increase in soil salinity। कहने का मतलब क्या है कि इससे आपकी soil salinity बढ़ सकती है, लेकिन पर्माकल्चर में ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स। राइट, इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि ओनली पॉसिबल या किसी भी और तरह का एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। बस इतनी सी बात है कि इजी है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग करना सेमी एरिड रीजन्स में। चौथा ऑप्शन कहता है मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन दी कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। कहने का मतलब क्या है, मल्चिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्माकल्चर में, लेकिन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में नॉट नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो। राइट, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ये जो कीवर्ड्स हैं कैन, कॉज, डिस्करेजेस, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होने से बचाते हैं। दे टॉक अबाउट अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। तो यहां पे जो आपका कीवर्ड है, टेक्निकली आपका कीवर्ड यहां पे थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। क्यों थर्ड ऑप्शन होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन कहता है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है सेमी एरिड रीजन्स में बहुत ज्यादा इजी है। ध्यान देना, सेमी एरिड रीजन्स तो अपने आप में वो रीजन्स हैं जहां रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो एनी सॉर्ट ऑफ फार्मिंग वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। रादर एरिड रीजन्स या सेमी एरिड रीजन्स में आप देखोगे ड्राईलैंड फार्मिंग भी बहुत ज्यादा होती है। राइट, जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा ना हो। और जब हम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं, यहाँ पे यूजेज ऑफ केमिकल्स बहुत ज्यादा है। राइट, सो जरूरी नहीं है कि बहुत इजीली पॉसिबल हो इन सेमी एरिड रीजन्स, बिकॉज वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अबांडेंट नहीं है। अगर अबांडेंट होती तो ये एरिड या सेमी एरिड रीजन होता ही नहीं। तो द मोमेंट इट सेड इजीली पॉसिबल, यही आपका क्लू हो जाता कि यहां पे इतनी इजीली सेमी एरिड रीजन्स में नॉट ओनली कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग बट इन जनरल भी फार्मिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि यहां पे इन एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में ड्राईलैंड फार्मिंग जो है बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। तो द मोमेंट थर्ड ऑप्शन वाज आउट ऑफ द एंटायर पिक्चर, तो आपका ए और डी तो डायरेक्टली ही गलत हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ के बात करें, तो कभी भी आप अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ देखोगे, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में क्या होता है, बेसिकली केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जब भी इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, डेफिनेटली सॉइल की सैलिनिटी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
एंड द क्वेश्चन सेज इट कैन कॉज, हो सकता है कि सैलिनिटी बढ़ जाए। एब्सोल्युटली सही है, लेकिन पर्माकल्चर में ऐसा फिनोमेना नहीं होता, बिकॉज पर्माकल्चर बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जो भी आपके आसपास में, जो भी फार्मर के लैंड में जो भी चीजें अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उनको यूज करने की भी यहां पर बात होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज अगेन करेक्ट। द मोमेंट सेकेंड भी करेक्ट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर है 1, 2 एंड 4। एंड जस्ट टू टेल यू सर्टेन एडिशनल थिंग्स, अगर आप फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखो, पर्माकल्चर में रूल है कि वो मल्चिंग का डेफिनेटली यूज करते हैं। मल्चिंग बेसिकली क्या होती है, लैंड पे या जो फार्म है आपका, वहां पे जो है ड्राई लीव्स या ऐसे इन चीजों की लेयर बना दी जाती है। सो दिस इज डेफिनेटली अ रूल इन पर्माकल्चर, लेकिन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में दिस इज नॉट अ रूल। बहुत ज्यादा वहां पे ऐसी चीजें यूज नहीं होती। एंड एज फार एज द आइडिया ऑफ मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस इज कंसर्न, यदि आपने एग्रीकल्चर ध्यान से पढ़ा है तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर को हटाने की ही कोशिश की जाती है कि बार बार एक ही फसल को जो है उगाया ना जाए, राइट। और केमिकल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की, वहां देखा गया है कि बार बार एक ही फसल को उगाया जाता है और ज्यादा फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल्स का यूज करके। तो वहां पे ये जो मोनोकल्चर प्रैक्टिस है डेफिनेटली प्रिडोमिनेंट है, और पर्माकल्चर जो है एब्सोल्युटली जो है इस प्रैक्टिस को जो है नहीं मानता है, रादर इन दी एब्सोल्यूट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोनोकल्चर प्रैक्टिस जो है काम करता है। इसीलिए आप देखोगे फर्स्ट और फोर्थ भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1, 2 एंड 4। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाम ऑयल। ना पाम ऑयल से एसोसिएटेड जो है 3 आपके कीवर्ड्स हैं। पहला, पाम ऑयल ट्री नेटिव कहाँ का है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। और तीसरा, दैट इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल। अब ध्यान रखना, डेफिनेटली इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स एंड बायोडीजल एज वेल। लिपस्टिक्स में क्यों यूज होता है, बिकॉज कलर जो है बहुत ही ज्यादा समय तक रहता है यदि आप पाम ऑयल का यूज करते हैं। सिमिलरली परफ्यूम्स में क्यों यूज होता है, फ्रेग्रेंस को एनहांस करने के लिए। सिमिलरली बायोडीजल भी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन जहां पे क्वेश्चन आता है कि नेटिव कहां का है, तो आप ध्यान रखेंगे नेटिव का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर पाया जाता है या नहीं। नेटिव का मतलब होता है कि इसका ओरिजिन कहां हुआ, शुरुआत कहां से हुई। जब भी आप पाम ऑयल ट्री की बात करोगे, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हो कि मलेशिया और इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा पाम ऑयल का काम होता है, बेसिकली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ओरिजिनेट वहाँ से नहीं हुआ। ओरिजिन इनका जो है साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, इंडोनेशिया मलेशिया नहीं है, रादर अफ्रीका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज योर कीवर्ड कि नेटिव नहीं है। यहां पे गलती क्यों हो सकती थी, बिकॉज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत बार इंडोनेशिया मलेशिया के आते हैं, तो हमें नेटिव का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पाया जाता है, रादर इसके ओरिजिन के बारे में बात हो रही है। एंड अगेन लिपस्टिक्स और परफ्यूम्स और बायोडीजल के लिए भी यूज होता है। तो आपका आंसर है 2 and 3 ओनली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जस्ट टू लेट यू नो, हमारे जो प्रीक्योर है सितंबर में, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में इसे कवर किया था जब हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स को डिस्कस किया था। वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि लिपस्टिक, बायोफ्यूल सभी जगह जो है ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो इन केस यू वर फॉलोइंग द इनिशिएटिव एज वेल, तब भी आप इसके आंसर्स को एलिमिनेट डेफिनेटली कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ इंडस रिवर सिस्टम की बात है। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड ट्रिकी आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, उससे एसोसिएटेड 4 रिवर्स की बात करें, एंड देन दे से 3 रिवर्स एक रिवर में जाके जुड़ती हैं, एंड देन दैट पर्टिकुलर रिवर जॉइंस इंडस डायरेक्टली। नाउ चिनाब और सतलुज दोनों ही तरह के आंसर्स की पॉसिबिलिटी बन रही है। रीजन दे भी, अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें, एक पॉसिबिलिटी चिनाब की भी बनती है, बिकॉज इफ यू सी चिनाब, यहाँ पे जेलम, रावी एंड सतलुज इनमें मिलती है, एंड देन इट गोज टूवर्ड्स इंडस। लेकिन सतलुज की भी प्रोबेबिलिटी बनती है, बिकॉज अगर हम सतलुज को देखें, इवेंचुअली इनमें भी चीजें आती हैं। सतलुज की प्रोबेबिलिटी क्यों बन रही है मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज जब आप
इनिशियली ज्योग्राफी ऑप्शनल की किताबें पढ़ते हो, दैट सेज कि रावी, चिनाब और झेलम का जो कलेक्टिव ड्रेनेज है वो सतलुज में जाता है एंड देन इट गोज टू इंडस। तो अगर आप देखें तो झेलम, चिनाब और रावी का कलेक्टिव ड्रेनेज गोज टू सतलुज एंड देन इट गोज forward into Indus। तो इसी वजह से I haven't marked this answer yet, right? कई जगह पे आप देख रहे हैं कि चिनाब की प्रोबेबिलिटी बन रही है, कई जगह सतलुज की प्रोबेबिलिटी बन रही है। So we'll not mark this answer, we'll just understand the concept कि concept क्या है, right? हम डायग्राम को रेफर करेंगे, हम टेक्स्ट बुक को भी रेफर करेंगे एंड देन we'll see कि यूपीएससी जो है अपनी की में क्या आंसर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Although yes, जो ये पूरा का पूरा इंडस रिवर का इशू है ये सारा का सारा हमारे प्रीक्योर में भी डिस्कस था, तो कहीं ना कहीं अगर आपने वो पढ़ा है तो एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ द डायग्राम, यू आर नॉट ब्लैंक एटलीस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ विद रेफरेंस टू इंडिया, 4 टर्म्स दी हैं, ये बेसिकली क्या है? तो यहां पे जो कीवर्ड था दैट वाज दिद्वाना, राइट? वेरी फेमस सलाइन लेक इन राजस्थान। सो बेसिकली ये चारों जो चीजें हैं, सलाइन लेक है इन योर स्टेट कॉल्ड राजस्थान। अगर आप देखोगे दिद्वाना, वेरी वेरी फेमस दिद्वाना लेक। तो कहीं ना कहीं हमेशा ही मैंने ये कहा है कि जब ऐसी टर्म्स आती हैं वी हैव टू लुक फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, राइट? और यहां पे वो क्या थी? दिद्वाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रिवर्स के नाम दिए हैं और आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। अब ध्यान रखना यहां पे एक गलती होने की प्रोबेबिलिटी है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया जाता है कि कौन सी रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट की तरफ बहती हैं, और अगर आप उन रिवर्स की लिस्ट में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ब्राह्मणी और सुब्रनेखा दोनों का ही नाम मेंशन है, दैट दीज आर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। लेकिन क्वेश्चन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स से नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट, कि उनका ओरिजिन ईस्टर्न घाट से है या नहीं है। क्योंकि ओरिजिन के बारे में आंसर पूछ रहा है तो सेकंड और फोर्थ है जो आपका करेक्ट आंसर यहां पर बनता है। ठीक है जी, याद रहेगा आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ना। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ रिवर्स व्हिच फ्लो थ्रू ईस्टर्न घाट्स, ऑल्सो द रिवर्स व्हिच ओरिजिनेट ऑन द ईस्टर्न घाट, इसकी भी लिस्ट आपके पास अब अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 आपके पास ऑप्शंस है एंड देन यू आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? ग्लोबल ओशन कमीशन जो है लाइसेंस ग्रांट करता है फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग स्पेसिफिकली इन इंटरनेशनल वाटर्स, राइट? यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका गिव अवे हो जाना चाहिए था, बिकॉज इट्स नॉट ग्लोबल ओशन कमीशन, इट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो क्योंकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है तो आपका आंसर है 2 and 3 ओनली। ठीक है जी। और अगर मैं आपको प्रीक्योर भी दिखाऊं, प्रीक्योर में भी वी हैड स्पोकन अबाउट कि बेसिकली आपको आईएसए से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है जब भी आपको इस तरह की माइनिंग की बात करनी चाहिए। तो प्रीक्योर में हमारी कोशिश क्या होती है, अगर आप देखें दिस इज अ स्पेसिफिक नोट, अगर टॉपिक में वो चीज़ डायरेक्टली मेंशन नहीं है तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन या कुछ नोट के फॉर्म में आपको जो भी एडिशनल डेटा होता है वो भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश प्रीक्योर में यही रहती है कि जितना एलैबोरेट हो सके आपको कंटेंट दिया जाए। सिमिलरली अगर आप 7th क्वेश्चन देखेंगे तो इट सेज कि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, राइट? इसका जो क्वेश्चन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहा है आने का। सो देयर वाज दिस आर्टिकल व्हिच टॉक्ड अबाउट द लूमिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया, जो कि हमने प्रीक्योर में डिस्कस किया था, एंड इट कैटेगोरिकली सेड कि 3 वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं जो कि रीजन मानी जाती हैं वाटर क्राइसिस इन इंडिया का, राइस, व्हीट एंड शुगर केन। तो कैटेगोरिकली अगर आपने ये भी कंटेंट पढ़ा था यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। लेकिन एक और तरीका क्या है आंसर करने का, अगर आपने एग्रीकल्चर भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाकी सारी क्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करती हैं, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन बचता है दैट इज योर शुगर केन। तो देखा जा रहा है कि पिछले साल भी एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया था 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कौन सी क्रॉप्स पे हैं, एंड अगेन इस साल भी क्वेश्चन आया है। तो स्टैटिक कंपोनेंट भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे एसोसिएटेड करंट अफेयर्स पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यस, नाउ दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये हमने पीसीएम बैचेस में भी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है,
ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न सेक्शंस हैं ओशन के वो वार्मर है दैन द ईस्टर्न सेक्शंस। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमने क्लास में पढ़ा था कि ओशन के वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन, विच मीन्स इफ दिस इज अटलांटिक ओशन तो हम वेस्टर्न रीजन ऑफ अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न रीजन ऑफ अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम ओशन करंट्स पढ़ाते हैं क्लास में तब हम कैटेगोरिकली हॉट और कोल्ड करंट्स बताते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्राजीलियन करंट है विच इज अगेन योर हॉट करंट, विच मीन्स वेस्टर्न रीजन पे कौन सी करंट होनी चाहिए, वार्मर करंट्स, राइट। और वही तो वो कह रहा है कि वेस्टर्न सेक्शंस जो हैं वार्मर है दैन द ईस्टर्न सेक्शंस, राइट। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। सिमिलरली अगर आप इंडियन ओशन देखो, अगेन अगुलास करंट इज अगेन योर हॉट वाटर करंट, सो वार्मर करंट दैन द ईस्टर्न रीजन। तो अगेन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो कहता है टेम्परेट ओशन में जो ये वेस्टलीज है, जो विंड्स हैं, दे मेक ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस वार्मर। अब ना ये चीज हमने कैटेगोरिकली क्रैश कोर्स में भी पढ़ी थी, सॉरी आपके जो रिवीजन सीरीज है वहां पर भी देखी थी, क्रैश कोर्स में भी देखी थी, जब हमने एमॉक पढ़ा था। एमॉक में मैंने आपको स्पेसिफिकली गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताया था। गल्फ स्ट्रीम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, सो दिस इज योर गल्फ स्ट्रीम। सो टेक्निकली जो आपका ये यूरोप वाला रीजन है या यूएस का जो बिल्कुल ये वाला रीजन है, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज नियरर टू पोल्स। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ जगह जो है माइल्ड क्लाइमेट भी देखा जाता है। रादर यूके में और इन रीजन्स में रेनफॉल भी लेके आती है ये करंट। क्यों? गल्फ स्ट्रीम जो है यहां से इन रीजन्स की तरफ बहती है। सो दिस इज व्हाट रीजन, ईस्टर्न साइड ऑफ अटलांटिक ओशन। तो गल्फ स्ट्रीम अगर वहां पे ना जाए तो यहां पे हो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बट क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक वार्म वाटर करंट है, राइट, इट गोज विद द हेल्प ऑफ दीज विंड्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न मार्जिन्स और वहां पे क्लाइमेट को एक्सट्रीम नहीं होने देती, माइल्ड कर देती हैं। दे ऑल्सो लीड टू सम रेनफॉल एज वेल। तो टेम्परेट रीजन्स की अगर हम बात करेंगे, ईस्टर्न सेक्शंस को वेस्टर्लीज जो है थोड़ा बहुत वार्म कर देती है। तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, आपका आंसर है बोथ 1 and 2। आगे अगर हम बढ़े, हमने रिवीजन सीरीज में भी ये कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपको सारे ही ऑप्शंस पता होने चाहिए थे। तो पहला फॉर एग्जांपल ऑप्शन है अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। सो इट सेज क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच जो है इंडिया में वो एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रोग्राम के अंडर आता है। दे हैव आल्सो गिवन द नेम ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगेन जो बाकी दो ऑप्शंस हैं कि ये कौन से कंसल्टेटिव ग्रुप के अंडर आता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कहीं ना कहीं जो है ICRISAT के अंडर आता है, इस पर भी क्वेश्चन है। तो दीज आर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सो आई विल नॉट डील विद इट, लेकिन डेटा है, कंटेंट है, फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट। सो कभी आप कोई और एग्जाम्स भी लिखें तो वहां के लिए भी आप इस कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ लें, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछता है कि ये डिस्क्रिप्शन कौन से तरह के फॉरेस्ट का है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कीवर्ड्स ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, कैनोपी एंड एपिफाइट्स। तो कैनोपी और एपिफाइट्स जो हैं ये बेसिकली रेन फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओनली ऑप्शन इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आप देखो दीज और एपिफाइट्स और कैनोपीज की भी अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा हाइट कहाँ पर होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, रादर स्पेसिफिकली रेन फॉरेस्ट में होती है। तो इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यस, सवाना की बात हो रही है। सो सवाना ग्रासलैंड्स में ना पहले तो ये सवाना की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं आपको बताते हैं कि सवाना बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं, राइट, जहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्मॉल ट्रीज भी होते हैं, लेकिन एक्सटेंसिवली कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ ट्रीज होते ही नहीं है। तो द क्वेश्चन सेज ये जो ऐसी फॉरेस्ट डेवलपमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रीज नहीं है, ऐसी डेवलपमेंट का रीजन क्या है, व्हाट इज इट, या ऐसा क्या लिमिटिंग फैक्टर है जो कि इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फायर, ग्रेजिंग, हर्बीवोर्स एंड सीजनल रेनफॉल। नाउ जब भी हम ग्रासलैंड्स की बात करते हैं ना, ग्रासलैंड्स बनने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ही यही है कि यहाँ पे एडिक्वेट रेनफॉल नहीं है, राइट। थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, बहुत ही सीजनल रेनफॉल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है ग्रासलैंड्स होने का। रादर ये हमने कैटेगोरिकली अपने प्रीमिक्स में डिस्कस भी किया है, इसको सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, और वहाँ पे हमने कैटेगोरिकली देखा था कि इसकी लेस एनुअल रेनफॉल है।
तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इसकी फॉरेस्ट ग्रोथ जो है काफी लिमिटेड होती है। सेकेंड रीजन क्या होता है, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। सो बेसिकली बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो कॉन्स्टेंटली उन रीजन्स में ग्रेज करते रहते हैं। सो बेसिकली वो जो छोटी छोटी श्रब्स हैं उनको भी वो बेसिकली दे ईट एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो फॉरेस्ट ग्रो होना था अब उसकी ग्रोथ लिमिट हो गई बिकॉज इट हैज बिन कंज्यूम्ड बाय दोज हर्बीवोर्स। और तीसरा रीजन क्या होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स या रादर इन जनरल जो फायर्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जिस वजह से जो है क्या होता है कि जो फॉरेस्ट बनने वाला था वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपका आंसर है 2, 3 एंड 4। लेकिन एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को शुरू करने का। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन भी पता है तो भी यू शुड बी एबल टू डू इट। ना कैटेगोरिकली क्वेश्चन पूछता है कि फॉरेस्ट ना बनने के या फॉरेस्ट डेवलपमेंट लिमिट हो रही है, उसका रीजन क्या है। अगर एनिमल्स जो है बर्रोज बना रहे हैं या टर्माइट्स हैं वहां पे, दैट विल नॉट लिमिट द ग्रोथ ऑफ अ फॉरेस्ट। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है तो आपकी शुरुआत आंसर की यहीं से हो जाती है, राइट। तो क्योंकि आपको लेट्स से कि सीजनल रेनफॉल पहला ऑप्शन पता होना चाहिए था, तो अगेन 4 और 4 दोनों में ही है। सो अगेन इफ यू न्यू अबाउट फायर और ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, आपका आंसर तब भी आ सकता था। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आंसर इज 2 ओनली। नाउ दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड, ये 2-3 साल पहले पूछा गया था। सो बेसिकली देयर इज अ टेबल इन योर एनसीईआरटी। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस टेबल में बताया गया है ओशंस में कितना वाटर है और आइस कैप्स में कितना है, ग्राउंड वाटर में कितना है, ग्लेशियर्स में कितना है। तो आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आप इस टेबल को जरूर पढ़ें। और हम हमेशा इसको पीसीएम में भी बताते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, रादर प्रीमिक्स में भी इस पे सवाल हमने पूछा हुआ है, राइट। सो इवन इफ यू हैड सॉल्व दीज रिसोर्सेज, आपका तब भी एक क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत थी, राइट। बट अगले क्वेश्चन पे आके अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए सेकेंड ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया बेसिकली साउथ एशिया में है। तो आपने देखा होगा टैमरिंड बहुत ही ज्यादा आगे माना जाता है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जो प्रोड्यूसर्स है, इंडिया काफी आगे माना जाता है अगर हम टैमरिंड की बात करें। तो डेफिनेटली एंडेमिक तो हो ही नहीं सकता ना। एंडेमिक का क्या मतलब है कि बहुत ही कम पाया जाता है। सो सेकंड हमको डायरेक्टली पता लग गया कि दिस इज नॉट करेक्ट। रादर अगर मैं आपको बताऊं, पीआईबी पे आर्टिकल्स भी आए थे कि टैमरिंड को या टैमरिंड जैसी और बहुत सी चीजों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी ऐड किया जा रहा है। तो अगर आपको सेकेंड पता लग जाए नहीं है, तो आपका ऑप्शन ऑलरेडी जो है पता लग जाता है कि इट्स आइदर 3, 4, 5 और 1, 3 एंड 4। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। और आई वॉज पर्सनली कंफ्यूज्ड हियर बिकॉज आई मिस्ड अ डिटेल जब मैं आपके सोल्यूशंस बना रही थी, राइट। सो डिटेल मैंने क्या मिस की यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। अब ध्यान देना, लेग्यूमिनस तो है लेकिन ये एवरग्रीन नहीं है। सो लास्ट टाइम मैंने मिस मेकिंग योर सोल्यूशंस 1-2 दिन पहले, तो एवरग्रीन जो है मैंने भी मिस कर दिया था। तो इस लेवल तक आपको जो है शायद सतर्क रहने की जरूरत है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। तो इस चीज का आप डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। तो थर्ड आपको डेफिनेटली पता है अब कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो है इंडिया में इससे एसोसिएटेड है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इससे बायोफ्यूल्स भी एसोसिएटेड है। तो आपका आंसर बेसिकली होता है 3, 4 एंड 5। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चंस जिनमें कि आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सो ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। स्टैंडर्ड आंसर ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लाटू आप यहाँ पे याद करते हैं और आप समझते हैं कि डेक्कन प्लाटू जो है वोल्केनोज से एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली जो वोल्केनिक रॉक है उसी की बात होगी। रादर हमने पीसीएम में भी डेफिनेटली बताया हुआ है कि ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से जो है बनी हुई है, राइट। सो द आंसर शुड बी फिजर वोल्केनिक रॉक। लेकिन अगेन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, टेक्स्ट बुक को जरूर रेफर करें। तो अगर आप टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे ऑप्शनल की, तो इट सेज कि कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु वाले रीजन है, जो कोस्टल रीजन है, वहां पे की जो ब्लैक सॉइल है वो नीस और शिस्ट से भी बनी हुई है, राइट। तो इस पॉइंट को भी हम ध्यान में रखें तो इट विल मेक मोर सेंस। तो जब यूपीएससी की आएगी तभी हमें थोड़ी और क्लैरिटी हो पाएगी कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है, ठीक है जी। तो
कोशिश बस इतनी थी कि आपको सारे ऑप्शन से अवगत कराया जाए, और जो भी आपको लगता है कि चीज़ें आपने सीखी हैं उन्हें डेफिनेटली याद रखिए, आपको एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इज वेल, कीप वर्किंग हार्ड। कोई भी आपको इश्यूज हो, कोई भी दिक्कत हो, यू हैव आवर फोन नंबर्स, यू हैव आवर ईमेल आईडीज, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच एंड वील ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज वी कैन इन योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।